हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी ट्रेड्समैन 2017। देखिए, आईटीबीपी ट्रेड्समैन 2017 जो है वो भर्ती प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। कैसे साबित होने वाली है इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरा। कि एग्ज़ाम आपका हुआ 10 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होते ही बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो बड़े हताश हो गए, निराश हो गए कि कई कैंडिडेट्स को ऐसा लगा कि हम एग्ज़ाम देने के लिए क्यों आए यहाँ पे। क्या सब कुछ पहले से ही सेटल था? तो फिर हम क्यों अपना पैसा जाया कर रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं, हमारी उम्मीदें जाया कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें साथी हमारे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी, मैक्सिमम जो हैं वो ऐसे हैं कि जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके साथ साथ वो पढ़ाई करते हैं अपनी। तो जब एग्ज़ाम हुआ उसी दिन से ही हमने एक मुहिम छेड़ी कि इसको हम कैंसिल करवाएंगे, भर्ती को इसको हम चैलेंज करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करेंगे। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हमारे खिलाफ आए, यहाँ तक कि हमें कॉल भी आए, धमकी वाले कॉल भी आए कि तेरे दम है तो करवा लेना। एडवोकेट की फ़ीस की बात जहाँ पर आई तो वहाँ पर जो मजाक बनाया गया हमारा कि कटोरा ले लो। चलिए, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने के संबंध में जो आपके डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे पास में कॉल आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, तो उनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, आपके रिट याचिका के जो है कि रिट याचिका, या जिसको कहें कि साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि कोर्ट केस, कि कोर्ट केस क्या है, कैसे है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कहाँ कर सकता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती का जो परीक्षा आपकी हुई वो कैंसिल हो चुकी है। आपके पास मैसेज आ चुके हैं, किसी साथी के पास में मैसेज नहीं आया है तो वो आ जाएगा। आईटीबीपी की साइट पर अपडेट आ चुका है, बिल्कुल 100% भर्ती जो है वो कैंसिल हो चुकी है। अब इससे एक थप्पड़ उन दलाल पार्टी के ऊपर पड़ा है जो हमें यहाँ तक कि खुला चैलेंज कर रहे थे कि तेरे दम है तो करवा के दिखा दे। तो एक मेल जो है, मैं बता दूं आपको कि जिस दिन भर्ती प्रक्रिया आपकी परीक्षा हुई थी उसके वेरी नेक्स्ट डे सोमवार को हमने 11 जनवरी को एडवोकेट सर से इसके बारे में डिस्कस किया और उन्होंने हमें एडवाइस किया कि एक मेल आप एक कैंडिडेट के नाम से तुरंत आप भिजवाइए। और वो एप्लीकेशन का प्रोफॉर्मा जो है वो भी हमने सर्कुलेट किया था, कैसे एप्लीकेशन लिखना है कैंडिडेट्स को बताया। काफ़ी कैंडिडेट्स ने मेल किए, मैसेज किए, ट्वीट किया, सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक भर्ती कैंसिल होने का मैसेज नहीं आया तब तक नेगेटिव कमेंट हमारे पास में आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट। गाली गलौच, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से गाली दी जा रही है, वकील को गाली दी जा रही है। और मैं जो वकील को एक कैंडिडेट गाली दिया है उसका हमने वो ऑडियो जो है वो हमने एडवोकेट सर को दे दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके खिलाफ बार एसोसिएशन जो है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर का, वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है कि किस तरीके से एक कैंडिडेट प्रत्यक्ष रूप से एक प्रोफेशन को गाली दे रहा है। उस बात को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिट याचिका दाखिल करने के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि रिट याचिका कौन दाखिल कर सकता है। काफ़ी कैंडिडेट्स जो है हमें कहते हैं कि सर आप रिट याचिका दाखिल कीजिए, कोर्ट केस आप कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि रिट याचिका जो है वो कैंडिडेट ही कर सकता है। कौन? जो इस भर्ती में जिसने अप्लाई किया हो। अब अप्लाई में ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई किया था और मैं लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। यदि मैं शामिल नहीं हुआ, जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में शामिल हुआ है वही कैंडिडेट इसमें रिट याचिका दाखिल कर सकता है।
यदि कोई कैंडिडेट शामिल नहीं हुआ है लिखित परीक्षा में तो वो इसमें रिट याचिका दाखिल नहीं कर सकता। कुछ कैंडिडेट्स हमें कहते हैं कि इसमें PIL आप दायर कीजिए, जनहित याचिका लगाइए। देखिए, जनहित याचिका का इसमें कोई आधार नहीं बनता है। इसमें आधार ये बनता है कि ये कोई कैंडिडेट है, उसने आवेदन किया था, वो ओवर एज हो चुका है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई काम करता है, वो वर्दी पहनना चाहता है, लेकिन किसी वजह से वो नहीं अब तक सफल हो पाया और अब वो इस भर्ती में पूरा जी जान लगा रहा है। वो ऑलरेडी उस संबंधित ट्रेड में जॉब कर रहा है वो कहीं, और भर्ती प्रक्रिया जो इतनी लंबी खिंच रही है उससे एक मानसिक पीड़ा भी वो झेल रहा है। तो ये बात आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि रिट याचिका या कोर्ट केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट जो अब तक की जो पूरी प्रक्रिया जो हुई है, यानी कि रिटन टेस्ट तक की, उसमें जो शामिल हुआ है वो ही रिट याचिका दाखिल कर सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि रिट याचिका का मुख्य आधार क्या है, यानी कि किस आधार पर रिट याचिका लग रही है। तो रिट याचिका, देखिए, सबसे पहली तो रिट याचिका जो है वो पेपर बहुत ही कैजुअल तरीके से क्यों आयोजित किया गया। कैजुअल तरीका जैसे कि 11:30 बजे तक सेंटर पर कैंडिडेट्स को आने दिया गया। दूसरी बात, जो सेंटर में किसी प्रकार की तलाशी नहीं हुई। मोबाइल फ़ोन के बारे में भी कैंडिडेट्स हमें बता रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन भी अंदर कैंडिडेट्स लेकर चले गए। तो इन सब के बारे में देखिए, जो हमारे पास में कॉन्क्रीट एविडेंस है उसके आधार पर इसको चुनौती दी जाएगी कि ये फलाने सेंटर में ऐसा हुआ। तो उसमें CCTV हर सेंटर में होता है और उस CCTV की फुटेज जो है वो माननीय हाईकोर्ट ITBP को निर्देश करके वो मंगवा कर देख सकते हैं। तो कैजुअल तरीके से जो पेपर आयोजित किया गया वो पहला आधार है। OMR शीट पर हिंदी या इंग्लिश का विकल्प क्यों नहीं दिया गया, जबकि आपका विस्तृत विज्ञापन जो है उसमें साफ ये बात लिखी हुई है कि OMR शीट पर हिंदी और इंग्लिश का विकल्प होगा। ये विस्तृत विज्ञापन हमारे पास में है, क्योंकि हमारे सिस्टम में जब भी कोई भर्ती निकलती है हम अपने स्टूडेंट से आवेदन करवाते हैं। सारे जो एडवर्टीज़मेंट हैं वो हमारे पास हैं, 2017 से पहले के भी हमारे पास हैं। तो OMR शीट पर ये विकल्प नहीं दिया गया, तो ये क्या टेस्टिंग एजेंसी ने जानबूझकर ये धांधलीबाजी की? क्या टेस्टिंग एजेंसी ये पहला एग्ज़ाम करवा रही है कि टेस्टिंग एजेंसी से भूल हो गई? यदि भूल होगी तो फिर टेस्टिंग एजेंसी का आधार क्या है? किस आधार पर टेस्टिंग एजेंसी को टेंडर दिया है ITBP ने? क्या ये टेंडर प्रक्रिया में भी कोई धांधलीबाजी हुई है? ये भी एक आधार बनता है। टेस्टिंग एजेंसी ने जानबूझकर इस प्रकार की लापरवाही की है। भर्ती प्रक्रिया 4 साल से क्यों अटक रही है? देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो यहाँ इस रिट याचिका में उठने जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया 4 साल, भाई एक सिपाही की भर्ती होने में 4 साल लग रहे हैं, और सिपाही भी जिनको वर्ष 2008 से पहले फॉलोवर्स कहा जाता था, ग्रुप D फॉलोवर्स थे, एनरोल्ड फॉलोवर्स, उनको 2008 में कांस्टेबल का दर्जा दे दिया गया। जब हमारे देश में संघ लोक सेवा आयोग, जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जो IAS, IPS, IFS और जो ग्रुप A की भर्तियां हैं उनकी भर्ती करवाई जाती है, वो प्रत्येक वर्ष होती है। BSF, CRPF, जितना भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसमें सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है, गजटेड रैंक की भर्ती वो हर साल होती है। उसमें वेटिंग भी आती है, लेकिन एक सिपाही की भर्ती जो है वो 4 साल से क्यों अटक रही है, ये भी इसमें जवाब रिट याचिका में मांगा जा रहा है। इसको भी हमने आधार बनाया है। 2017 में देखिए CRPF की भर्ती ITBP की भर्ती के साथ ही निकली थी, जिसकी 2018 में ज्वाइनिंग हो गई। ट्रेड्समैन, CRPF में भी ट्रेड्समैन की भर्ती निकली थी 2017 में, उनकी 2018 में ज्वाइनिंग हो गई। उसमें हमारे स्टूडेंट्स उसमें भर्ती हुए। इसलिए देखिए, ये सब हमारे पास में कंप्लीट डिटेल है, और जो भी बात हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठोस आधार पर कर रहे हैं। हवा में किसी प्रकार की हवाबाजी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 2017 के बाद BSF की ट्रेड्समैन की 2 भर्तियों की ज्वाइनिंग हो गई है। 2019 में जो BSF ट्रेड्समैन की भर्ती निकली थी उसकी ज्वाइनिंग अभी 1 दिसंबर से
ज्वाइनिंग हो गई उसकी। 2017 में जो निकली थी उसकी पहले ही ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर बात की आती है कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली बाकी सभी फोर्स, सबसे बड़ा देखिए आधार जो है कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें BSF है, CRPF, CISF, SSB, ITBP, ये सब जो हैं उनमें भी ट्रेड्समैन की भर्ती होती है। कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो कांस्टेबल GD के माध्यम से सबकी कंबाइंड भर्ती होती है। ये आपको सबको पता है। आप बहुत सारे इसमें साथी हमारे ऐसे हैं जो कांस्टेबल GD में भी एग्ज़ाम दिए हैं। इसमें ट्रेड्समैन भर्ती में ट्रेड के नंबर मेरिट निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं। ये आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको कि BSF हो, चाहे CISF, SSB और CRPF, बाकी 4 फोर्स जो हैं उसमें ट्रेड्समैन की भर्ती होती है। स्वीपर, वाटर कैरियर, कुक, वॉशरमैन, कॉबलर, सभी ट्रेड्स जो ITBP में हो रहे हैं वही उनमें भी भर्ती होते हैं। तो उसमें जब ट्रेड के नंबर नहीं जोड़े जाते मेरिट निर्धारण में उनमें, तो सिर्फ ITBP में ही क्यों जोड़े जाते हैं, ये जवाब भी रिट याचिका में ITBP से मांगा जा रहा है। ये भी रिट याचिका का एक आधार है। ये हमें एडवोकेट सर ने विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद में बताया। इसका हमें देखिए इसकी जानकारी नहीं थी, ये पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं था। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है कि वर्ष 2015 के बाद सभी ग्रुप B और उससे छोटी भर्तियों में इंटरव्यू बंद है। मोदी सरकार 2014 के बाद में ये लागू कर दिया कि ग्रुप B की जो भी भर्तियाँ होंगी, CAPF सब इंस्पेक्टर में 2015 से पहले इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन अभी CAPF सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटर्न के आधार पर मेरिट बनती है। BSF ट्रेड्समैन हो, चाहे SSB ट्रेड्समैन हो, CISF ट्रेड्समैन हो, CRPF ट्रेड्समैन हो, SSB ड्राइवर हो, CRPF ड्राइवर हो, CISF ड्राइवर हो, सब में रिटर्न के आधार पर मेरिट बनती है। तो ITBP ही ऐसी फोर्स क्यों है जो भारत सरकार का आदेश लागू नहीं कर रही है और ट्रेड्समैन जैसी भर्ती में भी ट्रेड टेस्ट के नंबर मेरिट में जोड़ रही है। ट्रेड टेस्ट आपको बता दूं दोस्तों कि ट्रेड टेस्ट जो है वो रिटर्न नहीं है, वो कोई पेपर नहीं है आपका, वो एक जिसको कहते हैं कि मौखिक परीक्षा है। वो उसमें प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जोड़े जाने चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा हक का जो लड़ाई है वो यहाँ पर है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में क्या हुआ कैसे हुआ वो आप सब बेहतर जानते हैं। ट्रेड टेस्ट में जिसको 16 नंबर मिल रहा है, 16.5, वो 50 में से 50 भी ले लेगा तो भी बहुत मुश्किल है। अब बात ये आती है रिट याचिका कहाँ दाखिल की जा सकती है। देखिए, अब जब हमने संडे से ही ये मुहिम चलाई तो हमें कई प्रकार का ज्ञान देने वाले लोग मिले। हमने ये कहा कि रिट याचिका माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हम दाखिल करने जा रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जब हमने बात की तो कुछ कैंडिडेट्स ने हमें ज्ञान दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों कर रहे हो, आप सेशन कोर्ट में कर दो। हमने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात की है जिन्होंने हमें 1 लाख रुपए फीस बताया है इसका। तो हमें ज्ञान दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कब से रेट लगने लग गई। जब हमने ये बताया कि एडवोकेट का फीस 1 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए एडवोकेट सर ने कहा है कि इतना फीस आपके पास है तो आप लेकर आ जाइए, 100% कैंसिल करवा देंगे भर्ती को। तो हमें कहा गया कि आप सरकारी वकील से बात करो, वो सस्ता पड़ता है। हमें हर प्रकार का ज्ञान मिला, हमें बहुत गालियाँ भी पड़ी, डायरेक्ट हमें गालियाँ पड़ी, हमें वॉइस मैसेजेस बहुत सारे आए, लेकिन उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें भरोसा था एक बात पे कि ये जो धांधलीबाजी है ये नहीं टिकेगी और ये 100% जो है कैंसिल होगी। इसीलिए हम जो है दावा इस बात का कर रहे थे। अब बात ये आती है कि देखिए, न तो कहीं सेशन कोर्ट में हो सकता है,
न ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? माननीय हाई कोर्ट में हो सकता है। अब हाई कोर्ट कौन सा है आपको पता है, हमारे देश में बहुत सारे हाई कोर्ट हैं। तो किस हाई कोर्ट में होगा? तो ये होगा जिस राज्य में जो रिट याचिका दाखिल करने वाला कैंडिडेट है वो निवास करता है, वहाँ हो सकता है। प्लस हाई कोर्ट दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि ये आईटीबीपी का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। तो हम लोग इसको दिल्ली हाई कोर्ट में कर रहे हैं। तो ये आपका, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में कब जाता है? सुप्रीम कोर्ट में तब जाता है, उसके भी बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अब बात ये आती है कि जब भी देखिए कोई रिट याचिका की बात हमने की, संडे से ही हम ये बात कर रहे थे, एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद से हमने अपडेट कर दिया था कि इसमें ऐसा हो सकता है। तो हमें पूछा गया कि क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देखिए बता दूं आपको कि क्या पहले ऐसे भर्तियां कैंसिल हुई हैं। बीएसएफ वाटर विंग 2016 इसमें शिकायत के आधार पर हुई थी। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2016 ये भी शिकायत के आधार पर हुई थी। बीएसएफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट 2018 जो है, इसमें रिट याचिका दाखिल की गई थी एक कैंडिडेट के द्वारा कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। पेपर आप लोगों का भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये बता देता हूँ, यदि इसको भी आधार बनाया जा सकता है तो ये भर्ती जो है, इसका जो कोर्ट केस है उसका फैसले का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं वीडियो में, वो आप देख सकते हैं कि कैसे चैलेंज किया गया और क्या फैसला हुआ। रीट याचिका का फैसला कितने दिन में हो जाता है? देखिए कोर्ट केस की जहां बात आती है वहां पर एक शक दिमाग में आ जाता है, एक सवाल जहन में आता है कि कोर्ट केस में तो बहुत समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट 2018 की ज्वाइनिंग हो चुकी है। 2018 की मई में वैकेंसी निकली थी और ज्वाइनिंग अभी हो चुकी है कैंडिडेट्स की। तो अब इसमें कितना दिन लग जाता है, इससे आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं। और इस वीडियो का जो कोर्ट केस हुआ था, कोर्ट के फैसले का वीडियो हमने बनाया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ, क्या वजह थी। अब रिट याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कैंडिडेट हमें पूछ रहे हैं कि सर मैं रिट याचिका लगाना चाहता हूँ, तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो सबको अलग अलग रिट याचिकाएं लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग पैसा जाया करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिट एक कैंडिडेट के नाम से लग जाएगी तो बहुत है, पर्याप्त है। अब देखिए सबसे पहला तो इसमें चाहिए विस्तृत विज्ञापन। जो 2017 में आपका विज्ञापन आईटीबीपी की साइट पर आया था, वो उसका पीडीएफ प्रिंट हमने उसका रेडी कर लिया है, वो ऑलरेडी है हमारे पास में। जो कैंडिडेट के नाम से केस लगता है, रिट याचिका लगेगी, यानी कि जो पिटिशनर जिसको बनाया जाएगा, जिसका वकालतनामे पर हस्ताक्षर होगा, उसकी ओएमआर शीट की कॉपी अपने को चाहिए। पेपर की कॉपी चाहिए, उसी सीरीज की पेपर की कॉपी। आधार कार्ड उस कैंडिडेट का चाहिए और एडमिट कार्ड उस कैंडिडेट का चाहिए। इसके अलावा जो आप लोग साइट के ऊपर जो आपका आता है, जिसमें आपके मार्क्स वगैरह शो किए जाते हैं, क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, डीएमई, आरएमई 1, वो सब उस कैंडिडेट का चाहिए। तो ये जो भी कैंडिडेट के नाम से लगेगा उसके ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा हम जो चैलेंज कर रहे हैं, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का एडवर्टीज़मेंट, एसएसबी ट्रेड्समैन का एडवर्टीज़मेंट, वो सब हमारे पास में ऑलरेडी रेडी है। उसको कोर्ट के सामने ये प्रूफ पेश करने के लिए कि बीएसएफ और एसएसबी, सीआरपीएफ, ये सब भी गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली फोर्सेज हैं। ये ट्रेड्समैन में पूरा 100 नंबर का पेपर के आधार पर मेरिट बनाती हैं। ट्रेडर सिर्फ क्वालिफाई होता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि हर फोर्स के अलग अलग नियम हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हर फोर्स के अलग अलग नियम होते हैं और हर फोर्स के रिटायरमेंट की एज जो है वो भी अलग अलग होती थी। सीआईएसएफ और असम राइफल में रिटायरमेंट की आयु जो है वो 60 वर्ष थी, और बीएसएफ और सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सब में 57 वर्ष थी कमांडेंट और उससे रैंक के कर्मचारियों के लिए, उससे नीचे के रैंक के कर्मचारियों के लिए। 2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय
का एक फैसला हुआ। उसमें इस आधार पर चुनौती दी गई कि जब सभी फोर्सेस गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं तो सब में अलग अलग रिटायरमेंट की आयु क्यों है। तो उस आधार पर सबकी रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष कर दी गई। और यही आधार हम यहाँ ले रहे हैं कि सभी में समान बर्ताव होना चाहिए, हर फोर्स के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। जब सिपाही की भर्ती एक साथ होती है, एक नियम से होती है, तो ट्रेड्समैन की भर्ती अलग अलग नियमों से क्यों होती है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, और जो समझदार, ज़्यादा समझदार हैं, ज्ञान देने वाले, उनको जल्द ही फैसला करवा के दिखा देंगे कि क्या हो सकता है। अब बात देखिए ये आई कि रिट याचिका लगाने में कितना खर्चा हो जाता है। संडे से ही जब हमने 11 जनवरी को हमने एडवोकेट से डिस्कस किया और उन्होंने हमें फ़ीस 1 लाख रुपए बताया, तो उसके लिए हमने कैंडिडेट्स से एक अनुरोध किया कि कोई इसमें सहयोग करना चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी सहयोग कर सकता है। तो उस पे हमारा मजाक बनाया गया, हमारे ऊपर आरोप लगे कि तुम पैसा खा के भाग जाओगे, 1 लाख रुपया तुम खा के भाग जाओगे। देखिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, और उससे पहले ही एक ईमेल के माध्यम से जो है एक शिकायत की गई थी माननीय डीजी सर को। उसके आधार पर आप लोगों की भर्ती कैंसिल हो गई, लिखित परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। अब लड़ाई हमारी है कि ये जो ट्रेड्स के जो नंबर जोड़े जा रहे हैं इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है मुख्य रूप से। तो कितना खर्चा हो जाता है, वो खर्चा जो है वो BL सर गायत्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वहन करने के लिए तैयार है। उसके बाद भी जो साथी हमारे सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रिट याचिका खारिज हो जाए तो क्या होगा। रिट याचिका खारिज हो जाए तो या तो वही मामला छोड़ दिया जाए या डबल बेंच में। अब दिल्ली हाई कोर्ट में यदि हम मामला लगा रहे हैं, हम रिट याचिका लगा रहे हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट में डबल बेंच में ही सीधे इसकी सुनवाई होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में यदि खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। तो ये सब बाद की बात है यदि खारिज हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये खारिज नहीं होगा और ये ट्रेड के नंबर जो है ये हटवा के रहेंगे। तो क्या इस मुहिम में आप हमारे साथ हैं। अब ITBP ट्रेड्समैन एग्ज़ाम देने वाले जो साथी हैं हमारे, वो यदि इस मुहिम में हमारे साथ हैं तो देखिए ये हमारे नंबर हैं, इन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आपको जोड़ देंगे। आप यदि कुछ हेल्प आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं इस मुहिम के लिए, तो ये नंबर जो है इस पर आप या इस पर किसी पर भी आप अपने इच्छानुसार आप जो हेल्प करना चाहें, 10 रुपये से शुरू करके आप जितना चाहें आप हेल्प कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। अब जहां हेल्प की बात आई, हमारे ऊपर फिर आरोप लगे कि आप कटोरा ले लो। देखिए ये जो ट्रेड के नंबर जो हैं ये हटवाने के लिए यदि हमें कटोरा भी लेना पड़ेगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है और ये नहीं होनी चाहिए। ट्रेड्समैन की भर्ती में ट्रेड के नंबर नहीं होने चाहिए। ट्रेड्समैन भर्ती सिर्फ और सिर्फ काबिलियत, योग्यता, लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। इस बात को हम चुनौती कर रहे हैं और इसको हम हटवा के रहेंगे। ये जो है ये आपको मैंने मंडे को भी ये बात बताई थी कि ये भर्ती का जो रिटन टेस्ट है इसको हम कैंसिल करवा के रहेंगे। हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उससे पहले एक ईमेल के आधार पर माननीय डीजी सर को जो शिकायत की गई उसका उन्होंने संज्ञान लिया, और हम माननीय डीजी सर का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये बेरोजगार युवाओं को का ये जो मुद्दा था इस पर ध्यान दिया और तुरंत मीटिंग करके और इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट और ये सब लेकर इसको कैंसिल करने का आदेश कर दिया। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।